हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका मानव शरीर के अंग व उनके कार्य। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में जो आपका 2 नंबर का होता है। यहाँ से आपसे किसी भी अंग का चित्र बनाने को बोलते हैं वो, जैसे अभी तक आपका श्वसन अंग का चित्र बनाने को आया है, उत्सर्जन तंत्र का एक बार चित्र बनाने को बोला गया था। या फिर यहाँ से आपसे सीधे सीधे कार्य पूछ सकते हैं कि हृदय का क्या कार्य होता है, मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, फेफड़े क्या कार्य करते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साइंस की वीडियो आपको यहाँ से रेगुलर मिलती रहेंगी। थोड़ा साइंस का सिलेबस पीछे हो गया है पैट के एग्जाम की वजह से, जल्दी ही मैं आपको सिलेबस करा दूंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करिए, मुझे स्पीड बढ़ाकर देखनी पड़ती है। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से ही आपको वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी बोलकर पढ़ाती हूँ। अगर इससे ज़्यादा जल्दी मैंने बोला तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आनी है और मैं इससे ज़्यादा जल्दी बोल भी नहीं पाऊँगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें ऑप्शन है, आप स्पीड को तेज़ करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है मानव शरीर के अंग। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर या मानव या किसी जीव जंतु का शरीर क्या है, कई सारे अंगों से मिलकर बना है और वो सारे अंग अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारा सिर है तो सिर का काम अलग है, हाथ पैर हैं तो उनका काम अलग है। अगर आंतरिक अंगों की बात करें तो हमारे हृदय जो हमारा है वो अलग कार्य करता है, फेफड़े अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी अंग हैं सब अपने अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। तो वही आपका पॉइंट लिखा है कि मनुष्य का शरीर अनेक छोटे बड़े अंगों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अंग के कार्य अलग अलग होते हैं। अब इनमें से आपके कुछ जो मुख्य अंग हैं जिनसे आपके कार्य पूछे जा सकते हैं या जहाँ से आपके चित्र बनाने को आ सकते हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सिर आपका क्या है, सबसे ऊपरी जो भाग होता है शरीर का वो सिर कहलाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में सिर होता है। यह ग्रीवा द्वारा धड़ से जुड़ा होता है। जो गर्दन होती है ना आपकी, वो गर्दन से ये क्या है, धड़ से हमारा जो नीचे का हिस्सा है उससे ये जुड़ा होता है। ठीक है, सिर में हमारे 2 भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग है वो कपाल कहलाता है जिसमें हमारा मस्तिष्क होता है, और जो कपाल के नीचे का भाग है उसमें, या इसको फेस बोल सकते हो। ठीक है, आनन का मतलब है फेस। ठीक है, FACE फेस। इसमें आनन में क्या होता है, आपका जितना भी आपको आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, आंखें दिखाई दे रही हैं, नाक दिखाई दे रही है, कान हमारे 2, ठीक है, होंठ, ये सब किस में आएंगे, हमारे आनन के हिस्से में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे हड्डियों की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी खोपड़ी है उसमें हड्डियाँ होती हैं टोटल 22, जिसमें कपाल में आपकी 8 हड्डियाँ होती हैं और आनन में आपकी 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और अगर इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल आपकी क्या हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। ठीक है, आपकी शायद बुक में 29 हड्डियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो 29 हड्डियाँ आपकी खोपड़ी में नहीं होती हैं। जब खोपड़ी आपकी जुड़ी होती है और फिर अगर आपकी हड्डियाँ गिने तब जो होके हो जाती है 29, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है वो हमारी धड़ से जुड़ी हुई है ना। और जब अगर हम ये जो जुड़ा हुआ है, जुड़ी हड्डियां भी तो कोई ना कोई हड्डियां जोड़ रही होंगी ना हमारे खोपड़ी को हमारे धड़ से, तो उन हड्डियों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारी 29 हो जाएंगे। अगर प्रॉपर हम खोपड़ी में या मानव की खोपड़ी में हड्डियों की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, 22। ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है एग्जाम में, मैं यहाँ सन डालना भूल गई हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट आते हैं मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क क्या है हमारा, ये शरीर का, पूरे शरीर का संचालन करता है। निर्णय अगर हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे, मस्तिष्क के लेंगे। हमारे शरीर के कार्यों का नियंत्रण करना, ठीक है, जितना भी काम है सब कुछ क्या करेगा, हमारा दिमाग यानी कि मस्तिष्क करता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं आपका, पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 भाग बता के छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं मस्तिष्क के कार्य पर। तो मस्तिष्क के क्या कार्य है, सभी जानते हैं कि मस्तिष्क हमारा क्या करेगा, शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण व नियमन करेगा। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो जो कार्य करेंगे उन सब पर कमांड किसकी चलेगी और उन सब पर ऑर्डर कौन चला रहा होगा, हमारा मस्तिष्क चला रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारा हाथ पैर है, ये क्या है, इन सब से हम जो भी काम कराएंगे हमारे मस्तिष्क से होगा। ठीक है, और इसका दूसरा कार्य ये भी है कि ज्ञान बुद्धि तर्क स्मरण, ये तो एक्स्ट्रा बना दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब देखो ये वाला जो नीचे का पॉइंट ये पूरा ऊपर वाले पॉइंट में ही आ गया है। ठीक है, जितने भी ज्ञान है, बुद्धि है, तर्क देना है, कहीं पर कोई डिसीजन लेना है, चीज़ें जो याद रहती हैं, हमें स्मरण करने की जो क्षमता, ये सब कहाँ पे होती है, आपकी मस्तिष्क में होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित कौन करता है, हमारा दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक है, ग्रीवा की बात करें तो ग्रीवा क्या है, बीच का जो पतला हिस्सा है ना, हमारा जो सिर है और हमारा जो धड़ है, इसके बीच में जो पतला हिस्सा है वही हमारा ग्रीवा या नेक होती है। ठीक है, ग्रीवा सिर और धड़ के बीच का पतला भाग होता है, इससे होकर शिराएं, धमनियां, तंत्रिकाएं, ग्रास नली, श्वास नली धड़ में जाते हैं। ठीक है,
यानी कि जो श्वास नली है वो भी क्या है, जो हमारे धड़ से जुड़ी हुई है ना, जैसे हमारी नासिका से अंदर तक जो गई है ना, तो वो किसके माध्यम से गई है, ग्रीवा के द्वारा ही तो गई है। ऐसी ग्रास नली है, जो हम खाना खाते हैं तो ग्रास नली से होकर ही तो जाता है। तो ग्रास नली पतली सी कहाँ है, हमारी गले से होकर ही तो जाती है। तो बस वही काम है इसका, ठीक है। एक तरीके से हमारे सिर को जोड़ा हुआ है इसने धड़ से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, धड़ क्या होता है। तो धड़ में हमारे क्या है, शरीर के समस्त अंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, किडनियाँ, वक्र हो गया, इनको गुर्दे भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में कि कितनी किडनी होती हैं, वहाँ पर है क्या, बच्चे हिंदी में जानते हैं वक्र, ठीक है, या फिर कोई इंग्लिश में जानता है किडनी होता है, वक्र नहीं जानते हैं। तो हिंदी में अगर लिख के आए कि वक्र कितने होते हैं मानव के शरीर में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वक्र होता क्या है। तो वक्र याद रखिएगा, किडनी होती है, ठीक है। ऐसे आपका यकृत होता है, उसको लिवर बोलते हैं। तो हमें लिवर तो याद रहता है, लेकिन यकृत हमें नहीं पता होता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना हिंदी, क्योंकि आपका डीएलएड का पेपर है क्या, वो हिंदी में ही लिख के आता है, वहाँ पर इंग्लिश आपको नहीं लिखी मिलेगी। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आए तो आप पहचान लेंगे कि हाँ किडनी वक्र होती है, और जो आपका यकृत है वो आपका लिवर होता है, लंग्स फेफड़े होते हैं। अब अगर हिंदी ही हिंदी लिख के आ रही तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को याद रखना कि वक्र को ही किडनी बोलते हैं, और ये हमारी दो होती हैं शरीर में, ठीक है। इस प्रकार से कई सारी जो अंग हैं वो धड़ में अंदर होते हैं। अब हम आते हैं हृदय की तरफ। हृदय का काम क्या होता है, पहली बात तो हृदय है क्या। तो हृदय एक खोखली संरचना है, ठीक है, पेशियों से बना होता है। हृदय पेशियां थी आपकी इसमें, और अनैच्छिक पेशियां होती हैं इसमें, ठीक है। मतलब हृदय क्या है, हमारी इच्छानुसार काम तो नहीं कर रहा ना, हमारे हिसाब से तो नहीं चल रहा है ना, वो अपने आप ही काम कंटिन्यू कर ही रहा है, वो रेगुलर धड़क रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन सी आपकी पेशियां यूज होती हैं, हृदय पेशियों से वो मिलकर बना है, ठीक है। तो एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हमारा हृदय क्या है, पेशियों से मिलकर बना है, खोखला होता है ये, ठीक है। और मुट्ठी के बंद मुट्ठी के आकार का होता है, हम जैसे मुट्ठी को बंद करते हैं ना, इस आकार का हमारा हृदय होता है, ठीक है। ये हमारा वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य भाग से हल्का सा ऊपर बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। मध्य भाग जो है हमारा, फेफड़े जो दो है हमारे, उनके बीच का जो भाग है उससे हल्का सा ऊपर की ओर और थोड़ा बाईं बाईं उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हृदय में क्या है। तो हृदय में आपके 4 कक्ष या कोष्ठ बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोष्ठ भी आप या चैम्बर लिख लेना, ठीक है। कक्ष, कोष्ठ या चैम्बर, तीन में से कोई एक वर्ड समझ लेना। ये पाए जाते हैं हमारे हृदय में, जिसमें 2 कोष्ठ ऊपर की तरफ होते हैं और 2 कोष्ठ हमारे नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ वाले कोष्ठ होते हैं उनको हम बोलते हैं अलिंद, और जो नीचे के कोष्ठ होते हैं उनको हम बोलते हैं निलय। तो वही लिखा है, ऊपरी 2 कक्ष को अलिंद के कहते हैं, और जो निचले 2 कक्ष होते हैं, और ये जो निचले कक्ष हैं ना, वो क्या है, अलिंद से बड़े होंगे। यानी कि अगर बोलें तो निलय जो होता है, निलय, ये निलय क्या है, अलिंद से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो निचले 2 कोष्ठ होंगे वो आपके निलय कहलाएंगे, और ऊपरी जो 2 कोष्ठ होंगे वो अलिंद कहलाएंगे। अब हृदय को अगर हम वैसे 2 पार्ट में भागें तो एक दायां और एक बायां बन जाएगा ना। तो ऊपर के जो कोष्ठ होंगे वो आपके दायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद बन जाएंगे। नीचे के कोष्ठ आपके क्या बन जाएंगे, बायां निलय और दायां निलय। तो वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि दाईं तरफ के ऊपरी भाग को दायां अलिंद और नीचे के भाग को दायां निलय बोलेंगे। इसी प्रकार बाईं तरफ के ऊपरी भाग को बायां अलिंद और नीचे के भाग को बायां निलय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेफड़े में कार्य कैसे होता है, किस तरीके से रक्त जाता है। देखो, फेफड़ा करता क्या है, हमारा रक्त को पंप करता है, ठीक है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जो भी अशुद्ध रक्त है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर वो रक्त कहीं ना कहीं पर जाकर शुद्ध होगा, फिर वो शुद्ध रक्त वापस हृदय में आएगा, और वो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध रक्त को वापस से पूरी बॉडी में पंप कर देगा, ठीक है। हृदय हमारा रक्त को शुद्ध नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या है, रक्त अशुद्ध उसमें आ रहा है, ठीक है। अशुद्ध रक्त आने के बाद वो अशुद्ध रक्त कहीं ना कहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ, फेफड़े में जाता है, वहाँ शुद्ध होता है। उसके बाद वापस से आ जाता है हृदय में, और वहाँ हृदय से फिर वापस से हमारी शरीर में, पूरे शरीर में पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये कार्य हमारा हृदय का। अब हृदय में वो कैसे आएगा जाएगा, ये मैं आपको परिसंचरण तंत्र में करवा दूंगी, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में है आपका पूरा दिया है। परिसंचरण का मतलब ही क्या है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना आपका, उसमें रक्त कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, कैसे इधर से उधर ट्रांसफर होता है, सब कुछ दिया गया है। तो वहाँ पर हम डिटेल में इसको समझ लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ यहाँ से आया नहीं है, सीधे वो अंग पूछेगा, कार्य पूछेगा और उसका चित्र पूछेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें इतनी समझ लीजिए आप। अब एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।
तो स्वस्थ जो मनुष्य है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। अब बात मैंने अभी अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त बोले थे ना, तो जो अशुद्ध रक्त है वो हमारी कौन सी ऐसी वो होंगी रक्त वाहिनियाँ जिसमें बह रहा होगा, और शुद्ध रक्त कहाँ बह रहा होगा। तो इसको ध्यान रखना, जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो शिराओं में होता है, और जो शुद्ध रक्त है वो हमारा धमनियों में होता है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछूं कि जो आपका अभी मैंने बोला था ना कि शरीर में अशुद्ध रक्त जो है वो क्या है, हृदय की तरफ आ रहा है। तो जो अशुद्ध रक्त है वो शरीर से हृदय की तरफ आ रहा है, तो कौन सी वहाँ पर रक्त वाहिनियाँ आ रही होंगी, यानी कि कौन सी किन किन वाहिनियों में बहकर आ रहा होगा हमारा रक्त। तो जब शरीर से हमारा रक्त हृदय की ओर आ रहा होता है तो वो आपकी जो वाहिनियाँ होती जिसमें वो बह रहा होता है वो होती हैं आपकी शिराएँ। यानी कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है, आपका शिराओं में। अगर हम बात करें कि अब जो शुद्ध रक्त हो गया है ना, अब हृदय उसको पंप करेगा पूरी बॉडी में, यानी कि हमारा जो रक्त है वो किससे जाएगा, हृदय से अब शरीर की ओर जाएगा। तो किन के माध्यम से जाएगा, तो हमारा धमनियों के माध्यम से जाता है। यानी कि शुद्ध रक्त किस में बहेगा, हमारा धमनियों में बहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। फिर से मैं बता दूं कि शरीर से हृदय की ओर जो हमारा रक्त जाता है वो शिरा के माध्यम से जाता है, और हृदय से जो शरीर की तरफ रक्त जाएगा वापस वो किसके माध्यम से जाएगा, धमनी के माध्यम से जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसके विपरीत एक पॉइंट है, आपकी एक पल्मोनरी शिरा होती है जिसको फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, और एक आपकी पल्मोनरी धमनी होती है जिसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये अपोजिट होती हैं। शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध बहेगा। ठीक है, ये अपवाद है। ऐसी धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन अगर पल्मोनरी धमनी की बात करें, पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी, तो इसमें कैसा रक्त बहेगा, इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहेगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हृदय के कार्य पर। तो हृदय का कार्य क्या होता है, हृदय पंप की भांति कार्य करता है, यह निरंतर रक्त प्रवाहित करता है। ठीक है, कंटिन्यू, मतलब आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी हमारा हृदय तो काम कर रहा है। पूरी बॉडी हमारी रेस्ट कर रही होगी लेकिन हृदय नहीं रेस्ट कर रहा होगा। जिस दिन हृदय ने रेस्ट कर लिया उस दिन आपको पता है कि क्या होना है। ठीक है, तो हृदय अपना लगातार कार्य करता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, तो ये हृदय के कार्य हैं। नेक्स्ट हम आते हैं श्वसन अंग पर। तो श्वसन अंग हमारे शरीर में क्या है, श्वसन अंग नासिका हो गई ना, फिर अंदर जाएंगे तो नासा गुहा हो गई। ठीक है, श्वास नली हो गई हमारी, फेफड़े हो गई, ये सब हमारे श्वसन अंग हैं। अगर हम इसमें मुख्य श्वसन अंग की बात करें या प्रधान श्वसन अंग हमारा कौन सा है, तो वो हमारा फेफड़े आता है। ठीक है, इसलिए मैं फेफड़े के बारे में बता रही हूँ, नासिका वगैरह इतना नहीं आना है, और नासिका क्या होती है सभी को पता है। ठीक है, तो फेफड़े के बारे में जान लेते हैं कि फेफड़े आखिर होते क्या हैं। फेफड़े जिनको इंग्लिश में हम लंग्स बोलते हैं, लंग्स आ जाए या तो आपसे लंग्स लिखा मिल जाएगा, नहीं तो फेफड़े लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फेफड़े श्वसन क्रिया के प्रधान अंग हैं। ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और इनके ऊपर एक आवरण आपने सुना होगा, जो पसलियाँ होती हैं वो इनके ऊपर चढ़ी होती हैं, मतलब पसलियों के अंदर आपके फेफड़े फिक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने डायग्राम देखा हो, नहीं देखा हो तो आप गूगल पे जाके इसको सर्च करिएगा। ये चीज़ें बहुत इंटरेस्ट देती हैं, हृदय कैसा होता है इन चीज़ों को देखना। ठीक है, थोड़े बहुत डायग्राम आएंगे तो इजी उसमें तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, बहुत आपको अच्छे से ड्राइंग वहाँ पर नहीं करनी, वरना पता चले आप ड्राइंग करने में लगे हुए हैं और पेपर आपका छूट जाए। तो बहुत ही हल्का सा डायग्राम बना देना। ठीक है, ज़्यादा उसमें वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में फेफड़े होते कितने हैं। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैंने हड्डियों वाले उसमें मेरे माइंड में आ रहा था क्वेश्चन कि मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, खोपड़ी में तो मैंने आपको बता दी, मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं, ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, तो फेफड़े देखते हैं, फेफड़े कितने होते हैं हमारे शरीर में। फेफड़े हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं, यानी कि 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, बाईं तरफ बायां फेफड़ा, दाईं तरफ दायां फेफड़ा। ठीक है, तो भैया फेफड़ों में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मैंने बोला था, तो ये रक्त हैं क्या, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगियाँ मिली हुई हैं। अशुद्ध रक्त हमारा होता है वो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुद्ध वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। यानी कि अब फेफड़े का काम आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फेफड़े का काम है क्या,
फेफड़े का कार्य वातावरण से प्राणवायु को लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन ली थी नासिका द्वारा हमारे शरीर में अंदर गई, उस ऑक्सीजन को फेफड़े के माध्यम से क्या होगा, वो रक्त में मिला दी जाएगी और उस रक्त में जो CO2 अब है वो रक्त से वो अवशोषित करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, यही काम होता है कि फेफड़ों का कार्य वातावरण से प्राणवायु को लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना व रक्त से CO2 को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से रक्त शुद्धिकरण हो जाता है। फेफड़े का चित्र बनाने को आया था तो वह मैं आपको दिखा देती हूँ। फेफड़े का चित्र कुछ इस तरीके से नामांकित चित्र बनाने को आया था। फेफड़ा आपका इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कंठ है आपका, ये आपकी श्वास नली होती है, ये आपका दायां फेफड़ा है, ये आपका बायां फेफड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ 3 खंड होते हैं। ठीक है, फेफड़ा या फुफ्फुस एक ही चीज़ है। ठीक है, फेफड़ा या फुफ्फुस एक ही दोनों वर्ड हैं। तो ये जो आपका ऊपर का दिख रहा है ये एक मतलब उच्च खंड इसको बोलते हैं, जो बीच में दिख रहा है आपका ये मध्य खंड होगा और नीचे वाला आपका निम्न खंड कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से नीचे लिखा भी हुआ है निम्न खंड। यहाँ पर अगर हम बाएं में देखें तो बाएं में 2 ही होते हैं आपके, एक उच्च खंड और एक आपका निम्न खंड होता है। ठीक है, ये आपकी मुख्य श्वास नली आ रही है और इसमें पतली पतली अनेक वो शिराएँ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फेफड़े का चित्र होता है। अगर वहाँ पर आता है तो आप इसको चित्र को बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ की देखिए जो जीव जंतु हैं कशेरुकी भी होते हैं, यानी कि और अकशेरुकी जीव जंतु भी होते हैं। तो सभी में श्वसन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे आपने लास्ट सेमेस्टर में अनुकूलन चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपको मछलियों के बारे में बताया गया था कि मछलियों में वो पानी में रहती हैं, इसलिए उन्हें श्वसन अंग कौन सा होता है, गिल्स होते हैं। ठीक है, गलफड़े उनको बोल सकते हैं। तो सभी में अलग अलग श्वसन अंग भी पाए जाते हैं। मनुष्य में कौन से होते हैं, फेफड़े होते हैं, किसी में फेफड़े नहीं होंगे। अब मान लो चींटी हो गई, छोटे छोटे जीव हो गए, कॉकरोच वगैरह, इनमें क्या फेफड़े आपको मिलेंगे देखने को, नहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ से श्वसन करेंगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये पूछ ले, क्योंकि कीटों का उत्सर्जन अंग पूछा गया था कि कीटों में कौन सा अंग पाया जाता है, उत्सर्जन अंग। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन अंग के बारे में बता देती हूँ। केंचुआ जो है वो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। ठीक है, मछलियाँ गिल्स या उनमें गलफड़े आप बोल सकते हैं, तो उनके माध्यम से। कॉकरोच या तिलचट्टा, तो इनमें एयर होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एयर छिद्र या श्वास छिद्र बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो इनके माध्यम से ये करते हैं श्वसन। कीट पतंगे जो होते हैं उनमें वातक नली पाई जाती है। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इन तीनों में जो श्वसन होता है वो फेफड़े के माध्यम से होता है। ठीक है, इनमें जो श्वसन अंग है वो आपका फेफड़े पाया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपका जो भी आपके कंकाल वगैरह है इसमें, और आपका जो पाचन तंत्र है पूरा, उसमें एसिड वगैरह एंजाइम वगैरह दिए गए हैं। चैप्टर देखिए आपका बायोलॉजी का ना सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बस एक आना है एंजाइम क्या होता है। अब मान लो उसमें से पूछ लिया गया कि पेप्सिन का क्या काम है, ठीक है, टॉयलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो फिर उसके लिए हमें है कि हम एक एक क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे ना, हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, परेशानी होना, जितना हो चुका है उसको बस बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ लिया वो मैटर नहीं करता, हमने जितना पढ़ा है वो हमें अच्छे से याद है या नहीं है। मान लो आपने पूरी किताब एक बार रट ली, एग्ज़ाम में आ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार है ना। इससे अच्छा आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो ना कि आपको लास्ट टाइम पर सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।